बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ मोहम्मद तनवीर एंड यू आर वाचिंग एक्सप्लोर मैथ। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम 8th क्लास एसएनसी मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे प्रॉब्लम जो कि हमारी एक्सरसाइज का पार्ट नहीं होते, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, जिनको प्रैक्टिस क्वेश्चन या प्रोजेक्ट प्रॉब्लम्स कहा जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसे प्रॉब्लम्स को सोल्व करने जा रहे हैं ताकि हम अपनी जो मैथमेटिक्स की बेसिस हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें, और अगर कोई भी हमारे पास अनसीन प्रॉब्लम आ जाता है तो हम क्या करें, उस अनसीन प्रॉब्लम को सोल्व करने के काबिल हो जाएं। तो चलें आए आज की इस क्लास के अंदर ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, हमें इनको समझना है। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो को अगर आप मुकम्मल देखेंगे तो आपको ये तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स और जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और आप इन प्रॉब्लम्स को या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जो इन कॉन्सेप्ट से रिलेट करते होंगे उनको समझ सकेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो है हमारे पास जी पेज नंबर 54 के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमारे पास ये दो ज्योमेट्री मौजूद है जिनकी मेजरमेंट्स गिवन है। सबसे पहले नंबर पे मेरे पास क्या है, एक प्लेग्राउंड है जिसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 200 मीटर, और जो हमारे पास उसकी विड्थ है वो क्या है जी, वो 38। चलिए मैं इसको थोड़ा सा नेम दे देता हूँ कि ये मेरे पास लेंथ है और ये मेरे पास क्या है, विड्थ है। सेम लाइक दूसरी ज्योमेट्री है गार्डन, जिसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 95 मीटर, और जो विड्थ है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 80 मीटर है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि आर दीज मेजरमेंट्स इन प्रोपोर्शन। अब अगर हमने चेक करना हो कि मेजरमेंट्स आपस में प्रोपोर्शन है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट ये होता है कि उनकी रेशो लें। अगर उनकी रेशो इक्वल होगी तो वो जो मेजरमेंट्स होंगी वो क्या कहलाएंगी, प्रोपोर्शन कहलाएंगी। यानी कि इक्वलिटी बिटवीन टू रेशो जो होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, प्रोपोर्शन कहलाती है। तो चलिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन में मेरे पास सबसे पहले नंबर पे मैं क्या करता हूँ, प्लेग्राउंड की बात करता हूँ। प्लेग्राउंड के अंदर मेरे पास दो मेजरमेंट थी, लेंथ और विड्थ में इन दोनों की रेशियो लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कि सिंस दो मेजरमेंट्स हैं, पहले वाली मेरे पास क्या आ गई 200 और दूसरे वाली मेजरमेंट मेरे पास क्या आ गई 38। इन दोनों की मैंने क्या कर ली, रेशो ले ली। जब इन दोनों की रेशो ली तो इस रेशो का क्या मतलब है, इस रेशो का मतलब होगा हमारे पास 200 डिवाइडेड बाय 38। दोनों देखें इवन नंबर्स हैं, टू के साथ इसकी डिवीजन पॉसिबल है, तो मैं क्या करता हूँ, टू पर डिवाइड करता हूँ। इसको टू पर डिवाइड किया, टू वन जार टू और साथ दो जीरोज आ जाएंगे, यानी कि 200 जार 200, और इसी तरह टू वन जार टू एंड टू नाइन जार 38। तो मेरे पास आंसर आया जी 100 डिवाइडेड बाय 90। या इसी को अगर मैंने रेशो की फॉर्म में लिखना हो तो मैं रेशो की फॉर्म में इसी को लिख सकता हूँ 100 रेशो 90। ठीक है। सिमिलरली मेरे पास सेकंड ज्योमेट्री क्या है, वो है गार्डन। तो गार्डन के अंदर मैं क्या करता हूँ, उसकी लेंथ कितनी थी 95, और 95 की रेशो लेता हूँ किसके साथ, 80 के साथ। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जी हमारे पास 95 डिवाइडेड बाय 80। अब दोनों के दोनों जो नंबर्स हैं वो किस पे डिवाइड होते हैं, 5 पे डिवाइड होते हैं। तो 5 के साथ कैंसिलेशन कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 5 19 आर 95 एंड 5 16 आर 80। तो मेरे पास आ गया जी 19 डिवाइडेड बाय 16, और अगर इसी की रेशो मैंने लिखनी हो तो मेरे पास आ जाएगा 19 रेशो 16। हमने देखा जो पहली रेशो थी वो 100 रेशो 19 आई, जबकि दूसरी रेशो की जो बात की वो 19 रेशो 16 आई। अब दोनों की दोनों जो रेशोज हैं वो आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ मैं रीजन लिखने जा रहा हूँ कि एज हमने क्या ऑब्जर्व किया था, हमने ऑब्जर्व किया कि मेरे पास जो 200 रेशो 38 है वो इक्वल नहीं है किसके, 95 रेशो 80। ठीक है। या क्यों नहीं है इक्वल, क्योंकि हमने कहा था कि ये वाली जो वैल्यू है ये तो 100 रेशो 19 है, जबकि ये हमारे पास 19 रेशो 16 है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो फिर यहाँ से हम लिख देंगे कि सो दीज मेजरमेंट्स आर नॉट इक्वल या आर नॉट प्रोपोर्शनल। सो these are not in proportion।
ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। इस तरह अगर हमें कोई भी 4 मेजरमेंट दे दी जाए और उनमें से पूछा जाए कि ये 2 मेजरमेंट और ये 2 मेजरमेंट का जो पेयर है क्या वो आपस में प्रोपोर्शन है, तो सिंपली कॉन्सेप्ट ये है कि हम उनकी रेशोज लेंगे और रेशो फाइंड आउट करने के बाद हम उनको कंपेयर करेंगे। अगर तो उनकी रेशोज आपस में इक्वल होंगी तो वो प्रोपोर्शन है, अदरवाइज वो प्रोपोर्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताया गया है द वेरिएबल x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y। जो वेरिएबल x है वो क्या है हमारे पास y के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इफ x इज इंक्रीज्ड बाय 5%, अगर x को 5% इंक्रीज कर दिया जाए, देन बाय व्हाट परसेंट विल y इंक्रीज, तो y जो है वो कितने परसेंट इंक्रीज होगा। अब देखिए दोनों की दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इट मींस अगर एक इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। अब पहली बात तो ये है कि अगर x 5% इंक्रीज होता है ना तो y ने भी 5% ही इंक्रीज होना है, ठीक है। अब हम इस आंसर को एक्सप्लेन भी करेंगे कि कैसे हमारे पास जो हमारा आंसर है जो y है वो भी हमारे पास 5% ही इंक्रीज करता है। तो सबसे पहले नंबर पे तो हम क्या करते हैं, इसका आंसर लिखते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन में मैं इसका आंसर लिखने जा रहा हूं, इफ x इंक्रीज 5%, if x increase 5%, then y also increase by 5%। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसी के हम क्या करते हैं, यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखने जा रहा हूँ। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन लिखूंगा उसके अंदर देखें, सबसे पहले नंबर पे तो आ गया जो गिवन है हमारे पास, वो कहता है कि जो x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या है, y है। ठीक है, जो x है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y। जो x और y हैं ये दोनों के दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, विच इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हम ये कहेंगे कि जो x है वो इज इक्वल टू होगा k टाइम्स ऑफ y, यानी कि x क्या आ जाएगा, k टाइम्स ऑफ y। अब अगर x 5% इंक्रीज करता है, अब ये जो इक्वेशन है ना, अब ये इक्वेशन हमें बताएगी कि इनमें क्या फर्क आएगा, क्या वेरिएशन आएगी। ठीक है, तो यहां से मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देता हूं। अब सबसे पहले नंबर पे तो निकालता हूं 5% ऑफ x, क्योंकि x इंक्रीज हुआ है और मैं x को इंक्रीज करने पर मैं y के ऊपर उसका अफेक्ट फाइंड आउट करूंगा। तो मैं लिखूंगा 5% ऑफ x इज इक्वल टू, तो उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब होगा 5/100 मल्टीप्लाई बाय x। तो ये आ गया जी मेरे पास 5/100 का मतलब होता है 0.05x। तो ये 5% ऑफ x आ गया। अब x हो गया इंक्रीज, 5% इंक्रीज होगा, इसका मतलब पहले वो x था, जब 5% इंक्रीज हो जाएगा तो वो हो जाएगा x प्लस 0.05x। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं x न्यू, x और साथ क्या लिख लेते हैं, न्यू। अब ये जो न्यू x होगा ये किसके बराबर होगा, ये इंक्रीज हुआ है x प्लस और 5% ऑफ x, और वो आएगा 0.05x। और जैसे मैंने इसको इंक्रीज करवाया तो ये मेरे पास आ गया 1.05x। ये क्या आ गया जी मेरे पास, x न्यू आ गया। अब ये जो मैंने क्या किया, यहाँ न्यू x फाइंड आउट कर लिया। अब x इंक्रीज हुआ है अभी, और इंक्रीज होने के बाद वो 1.05x बन गया। अब हमारे पास जो रिलेशन था वो ये था कि जो x है वो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ऑब्वियसली x न्यू हो या x ओल्ड हो, दोनों केसेस में जो x होगा वो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शन ही रहेगा। तो मैं लिखता हूं कि हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि सिंस जो मेरे पास x न्यू है, ठीक है, x न्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके, y न्यू के। ठीक है, जो नया y बनेगा। अब ये जो न्यू y होगा ये क्या है, तो सबसे पहले मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करता हूं। तो मेरे पास आ गया जी x न्यू इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ y न्यू। जो मेरे पास न्यू बनेगा y वो किसके बराबर आएगा, k टाइम्स आ जाएगा। अब ये जो x न्यू है इसकी तो हमारे पास वैल्यू मौजूद है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। जब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ से, तो ये मेरे पास आ जाता है 1.05x, और इधर आ जाएगा मेरे पास k y न्यू। ठीक है,
अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें y को साथ जो लिखा हुआ k है इसको हैंडल करता हूँ, और इस k को मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँगा। जब इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा 1.05 x और डिवाइडेड बाय साथ क्या आ गया k, उधर k मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके k हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब देखें ये जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी ना, अब इस इक्वेशन नंबर 1 से मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू निकालता हूँ। इसमें मेरे पास ये जो k इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसको मैं उठा के लेफ्ट साइड पे लेके जाता हूँ तो यही वाली जो मेरे पास वैल्यू है, चले मैं इसका नेम यहाँ बाद में लिख देता हूँ, पहले उसको वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास यही वाली जो इक्वेशन है ये क्या बन जाती है, ये बन जाएगी x ओवर k इज इक्वल टू y। ये कहाँ से पता चला मुझे, इक्वेशन नंबर 1 से, और इसको मैंने नाम दिया है अब 1, ठीक है, y की वैल्यू। अब देखें जो मैंने अभी न्यू y के लिए एक रिलेशन लिखा है, उस रिलेशन को भी अगर ऑब्जर्व किया जाए तो वहां भी क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, x ओवर k। तो x ओवर k किसके बराबर है, वो तो y के बराबर है। तो यहां से मैं लिखूंगा इसी के अंदर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहां आ जाएगा मेरे पास 1.05 k ओवर x इज इक्वल टू क्या होगा, y, और राइट हैंड साइड किसके बराबर है, वो तो y न्यू के बराबर है। अब यहां से मैं इसको अगेन ब्रेक करता हूं, जब मैं इसको ब्रेक करता हूं तो ये मेरे पास आएगा 1 प्लस 0.05, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, y, तो y को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, y 1 के साथ अलहदा मल्टीप्लाई होगा, 0.05 के साथ अलहदा, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर y आंसर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0.05 y इज इक्वल टू y न्यू। अब यहाँ ये जो रिलेशन है ये अब हमारे आंसर्स के बारे में बताने जा रहा है कि हमारा आंसर में क्या। तो देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था, अकेले x को इंक्रीज किया था। x को कितना इंक्रीज किया था, 5%। जब x को 5% इंक्रीज किया तो आप देखें जो न्यू y बना है वो भी क्या हुआ है, वो भी 5% इंक्रीज हो गया। तो यही बात हमने स्टार्ट पे की थी, हमने ये कहा था कि हमारे पास अगर x 5% इंक्रीज होगा तो y ने भी क्या होना है, इंक्रीज होना है, और वो भी 5% ही होना है। तो मैं लिख दूंगा हैंस वेरीफाइड, जो हमने स्टार्ट पे आंसर लिखा हुआ है उसी को वेरीफाई कर दिया मैंने, हैंस वेरीफाइड। तो यहां से हमारा ये आंसर वेरीफाई हो गया जो मैं स्टार्ट पे लिख के आया था कि अगर x को 5% इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो y है वो भी क्या होगा, वो भी 5% ही इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास पेज नंबर 56 के ऊपर एक प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन था कि इफ L एंड M आर इनवर्स टू ईच अदर, अगर L और M एक दूसरे के इनवर्स हो यानी कि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। x, y और z की वैल्यूज हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन रिलेशन है उस गिवन रिलेशन को ही हम यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, तो मैं लिखूंगा गिवन दैट L जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू है किसके, M के। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब होगा 1 ओवर M, M का जो इनवर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, उसके साथ प्रोपोर्शन है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, इन प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करता हूं, मेरे पास आ जाएगा L इज इक्वल टू K ओवर M। तो यहां से आ गया जी L मल्टीप्लाई बाय M इज इक्वल टू K आ गया। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, K की वैल्यू निकालने के लिए L और M की वैल्यू यूज करता हूँ। अब यहाँ देखिए मेरे पास एक सिंगल ऑब्जर्वेशन मौजूद है जिसके अंदर L भी मौजूद है और M की वैल्यू भी मौजूद है। वो कहता है L 200 हो तो M जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, 800 होगा। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, L और M की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। L और M की वैल्यू पुट की तो मैं लिखूंगा इफ L इज इक्वल टू 200, M इज इक्वल टू 4000, ठीक है। M हमारे पास क्या आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। तो देन मेरे पास K की वैल्यू क्या होती है, तो मेरे पास L की जगह मैंने लिखा है यहाँ बच्चे 200 और M की जगह पे हमने क्या लिख लिया, 4000 इज इक्वल टू K। तो यहाँ प्रोडक्ट लेते हैं, सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 आ जाएगा और साथ आ जाएंगे जी 2 जीरोज ये वाले और 3 जीरोज आगे वाले, तो टोटल 5 जीरोज इज इक्वल टू आ जाएंगे K। तो यही वाली K की वैल्यू यूज करता हूँ अब कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 1 में मेरे पास आ जाएगा L इज इक्वल टू 8 और इसके साथ कितने जीरोज आने हैं, 5 जीरोज आने हैं, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, M।
ये आ गई जी इक्वेशन नंबर 2। अब ये वो इक्वेशन है जो क्या करेगी, हमें बाकी अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करेगी। तो अब क्या करेंगे, अब मैं क्या करूंगा, आ जाऊंगा जी सेकंड ऑब्जर्वेशन पे। सेकंड ऑब्जर्वेशन के अंदर एल की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एल इज इक्वल टू 300, जबकि m इज इक्वल टू x है। तो l की जगह पे मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में 300 पुट कर दूंगा और m की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, x पुट कर दूंगा। और जैसे ही इनकी वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास जो आंसर निकल आएगा वो x का आंसर निकल आएगा। तो चलें अब आते हैं केस नंबर 2 के ऊपर। पहले प्रॉब्लम में हमने क्या किया, जस्ट k फाइंड आउट किया। अब लिखते हैं कि इफ l इज इक्वल टू 300 एंड m इज इक्वल टू x, और m जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा। देन मेरे पास क्या आ जाएगा, इसी में मैं l की जगह पे 300 पुट कर देता हूं। तो ये मेरे पास आ गया जी 300 इज इक्वल टू 8 और इसके साथ 5 जीरोस और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास, डिवाइडेड बाय x। अब x को क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूं। तो ये आ गया जी मेरे पास 300 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 8 और इसके साथ 5 जीरो। तो x रहने दूंगा क्योंकि मुझे x को फाइंड आउट करना है। तो ये मेरे पास आ गया 8 और इधर आ गए 5 जीरोस डिवाइडेड बाय 300। दो जीरोस के साथ दो जीरोस कट जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा जी 8000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x। तो ये आ गई x की वैल्यू। और अगर इसको मैंने मजीद सिंप्लीफाई करना है तो मजीद मैं इसको सिंप्लीफाई भी कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं मजीद सिंप्लीफाई, मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं जी नेक्स्ट। यहाँ x की वैल्यू निकल आई। अब मुझे निकालना है y और z की वैल्यू को। अगेन मेरे पास क्या होगा, थर्ड ऑप्शन पे चला जाऊंगा। थर्ड ऑप्शन में देखें l इज इक्वल टू y होगा और m इज इक्वल टू z होगा। तो मैंने क्या करना है, अपने इक्वेशंस के अंदर l की जगह पे y लिख देना है और m की जगह पे z लिख देना है। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं सेकंड केस के अंदर कि इफ l इज इक्वल टू y एंड m इज इक्वल टू z। ठीक है, क्योंकि ये m की जगह पे z आया है और ये l की जगह पे क्या आया है, y आया है। तो मैं उन दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ बच्चे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो लिखूंगा जी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में l की जगह पे हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू, यहाँ मेरे पास आ गया 8 और इसके साथ कितने जीरोस आने हैं, 5 जीरोस आने हैं। इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई जी, ये वैल्यू निकल आई है y की वैल्यू। अब y की न्यूमेरिकल वैल्यू तब पता होगी जब हमें z की न्यूमेरिकल वैल्यू का पता होगा। ठीक है, अब ये तो निकली y की वैल्यू, मुझे तो z की वैल्यू भी निकालनी थी। अगर z की वैल्यू निकालनी हो तो मैं क्या करता हूँ, z को लेफ्ट हैंड साइड पे ला के मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एंड यहाँ से मैंने z को ला के लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया yz इज इक्वल टू 8 लाख। तो यहाँ क्योंकि मुझे z निकालना है तो y को राइट साइड पे ले जाओ। तो यहाँ से y मेरा राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। तो ये आ गया डिवाइडेड बाय y, z इज इक्वल टू 8 और इसके साथ कितने जीरोस आएंगे, 5 जीरोस आ जाएंगे और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो ये हमने तीन वैल्यूज निकालनी है x, y एंड z की। x की न्यूमेरिकल वैल्यू इसलिए हमें पता थी क्योंकि उसके साथ जो हमारे पास रेशो में वैल्यू थी वो न्यूमेरिकल थी, तो न्यूमेरिकल x निकला। जबकि y और z जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ रेशो तो मौजूद है, बट ना मुझे y का पता है ना ही मुझे z के बारे में पता है। तो यहां हम y और z के लिए क्या करते हैं, जस्ट रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन है पेज नंबर 57 के ऊपर। और ये प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि इट टेक्स 180 सेकेंड्स टू फिल अ कंटेनर फ्रॉम 4 टैप्स। हमारे पास क्या है, 4 टैप्स ओपन की हुई हैं। ऑन करने पर होता क्या है कि जो एक कंटेनर है वो 180 सेकंड्स के अंदर फिल हो जाता है। तो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा हमसे कि हाउ मेनी सेकंड्स वुड इट टेक 2 टैप्स टू फिल द कंटेनर। अगर हम क्या करें कि हम उसी कंटेनर को फिल करने के लिए 4 की बजाय 2 टैप्स को क्या करें, ओपन करें। ठीक है, तो 2 टैप्स के साथ हमारे पास वो कितना टाइम लेगा। और सेकंडली कहता थिंक वन अजम्पशन यू अज्यूम टू फाइंड आउट योर आंसर टू पार्ट 1। और देन हमने क्या करनी है, एक अजम्पशन ऐसी लेनी है जो अजम्पशन क्या करे, हमारे क्वेश्चन नंबर जो 1 का आंसर होगा उसको जस्टिफाई करे या उस आंसर के बारे में बताए। तो चलें इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। प्रॉब्लम्स को सिंपल सा प्रॉब्लम है जैसा हमने बाकी क्वेश्चंस को सोल्व किया था एक्सरसाइज के अंदर। तो मेरे पास 2 इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मुझे टाइम गिवन है
सेकंड्स के अंदर, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ जी, मेरे पास टाइम गिवन है नंबर 1, ठीक है, और नंबर 1 मेरे पास क्या है, टैप्स गिवन है। अब सेकेंडली फिर उसने मेरे से पूछा कि टाइम कितना रिक्वायर्ड है, ये मेरे पास अननोन क्वांटिटी, ये मैंने फाइंड आउट करना है, जबकि मुझे जो गिवन है वो क्या है, टैप्स गिवन है। तो प्रॉब्लम 1 को मैं सोल्व करता हूँ, 4 इन्फॉर्मेशन गिवन है और चारों इन्फॉर्मेशन को मैं क्या करता हूँ, 1 बाय 1 राइट करता हूँ जी। तो सबसे पहले देखिए मेरे पास अननोन क्या है, मेरे पास अननोन टाइम है, तो मैं टाइम को क्या करूँगा, पहले वाले नंबर पे लिख लूँगा। तो मैंने लिखा जी, या मैं लेट कर लेता हूँ, कंट्रोल जी कर लिया, तो चले जी, यहाँ मैं लेट कर लेता हूँ, द रिक्वायर्ड टाइम, रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू एक्स। अब वो जो रिक्वायर्ड टाइम है वो एक्स है। अब दो इन्फॉर्मेशन मेरे पास गिवन थी। सबसे पहले नंबर पे मुझे क्या पता था कि हमारे पास एक टाइम था जो पहली स्टेटमेंट में गिवन था, और सेकेंडली हमारे पास क्या थी, टैप्स मौजूद थे कि कितने टैप्स जो हैं वो क्या करेंगे, ऑन करेंगे। अब सबसे पहले इन्फॉर्मेशन में उसने कहा जो टाइम होगा वो 180 सेकेंड्स होगा, जबकि टैप्स कितने होंगे, 4। अब कहता है कि अगर 2 टैप्स कर लिए जाएं तो टाइम बताएं। इसका एरो तो हमेशा अपवर्ड जाएगा। अब आते हैं सेकंड के एरो के ऊपर। अब सेकंड का एरो लगाना है तो उसके लिए देखिए मेरे पास क्या होगा कि 2 टैप्स हैं, 4 टैप से तो 180 सेकंड था, ठीक है, मतलब कि 4 नल चल रहे थे, तो जो टाइम है वो 180 सेकंड रिक्वायर्ड है। अगर 4 की बजाय आधे नल चलाएंगे तो ऑब्वियसली टाइम डबल हो जाएगा, क्योंकि जो टैप्स हैं वो हाफ होना शुरू हो गए हैं। तो अब देखिए कि इधर टाइम इंक्रीज कर रहा है, बट मेरे पास जो टैप्स हैं वो क्या होना शुरू हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो यहाँ मैं इसको लिखूंगा, ये आ जाएगा जी मेरे पास x ओवर 180 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 180। कटिंग करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल टू 360 सेकेंड। तो x हमारे पास क्या आ गया जी, x इज इक्वल टू 360 सेकेंड आ गया, ठीक है। अब ये कौन से था, रिक्वायर्ड टाइम था, तो लिखूंगा हेंस इट टेक, हेंस इट टेक्स या इट विल टेक 360 सेकेंड, ठीक है। अब आ गया पहले वाला क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड देखें, कहता थिंक वन assumption you assume to find out your answer to part A। कहता है वो वाली एक assumptions लें जो पार्ट ए का आंसर फाइंड आउट करे, ठीक है। तो अब मैं आता हूं पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, assumptions लेंगे, देन फिर हम अपनी assumptions को वेरीफाई भी करके देंगे कि हमारी assumption क्या थी और ये वेरीफाई कैसे होती है। तो पार्ट आ गया जी, बी आ गया। सबसे पहले नंबर पे तो मैं लिखता हूं जी अपनी assumption क्या है मेरे पास, assumption। अब assumption क्या है, assumption में हमने क्या किया, हमने assume किया कि all the tabs, जो हमारे पास जितने भी tabs हैं, have the same flow rate, ठीक है। तो यहां मैं लिख भी लेता हूं कि all the tabs have same flow rate, कि हमारे पास जितनी भी टैप्स हैं वो सेम रेट के साथ चल रही हैं, यानी कि उनमें से निकलने वाला जो पानी है वो क्या है, सेम है, ठीक है। एंड दे आर ओपन साइमल्टेनियसली, और दोनों को सेम टाइम पे हमने क्या किया, ओपन किया। एंड दे आर ओपन साइमल्टेनियस, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली देखें पहले टैब्स कितनी थी, पहले टैब्स हमारे पास थी 4, तो 180 सेकेंड। जब हमने उसको हाफ किया तो टाइम क्या हो गया, डबल हो गया। अब देखें यही वाली चीज मैं बात कर रहा हूं कि जब दोनों हमारे पास हाफ हो रही हैं तो वो साथ ही क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास रीजन, और इस रीजन के तहत हम ये इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जो टैप्स हैं उनमें फ्लो रेट सेम हो और साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे हम उनको ओपन किया हो, तो देन हमारे पास जो
कंटेनर है वो ऑब्वियसली जब 2 ओपन होंगी तो उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो 360 सेकेंड्स ही रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास आज की इस क्लास का, इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। कहता है चूज अ करेक्ट ऑप्शन। हमने एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। प्रॉब्लम के अंदर 4 ऑप्शंस गिवन है, मैं चारों के चारों ऑप्शंस भी गिवन लिख देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन ये था कि मेरा जो आंसर है वो 36/7 हो सकता है। बी ऑप्शन ये था कि हमारे पास जो आंसर है वो 12/7 हो सकता है। सी ऑप्शन ये था कि हमारे पास आंसर जो है वो 24/9 हो सकता है। और डी ऑप्शन ये था कि हमारा जो आंसर है वो 252 हो सकता है। तो हमने इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उस ऑप्शन को क्या करना है, चूज करना है। तो गिवन जो इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं और सोल्व करके न्यूमेरिकली फाइंड आउट करते हैं कि हमारा कौन से वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं जी। सॉल्यूशन आ गया मेरे पास। सबसे पहले देखें वो कहता है y वेरीज जॉइंटली एज x एंड z। तो मेरे पास आ जाएगा y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x एंड z, x एंड z। अब देखें यहाँ उसने क्या किया, हमें x y z तीनों की वैल्यूज दे दी हैं। अब ये जो तीनों की वैल्यूज होती हैं ये तब यूज होंगी जब हमारे पास कोई कांस्टेंट फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करेंगे। हमने कहा जब भी साइन खत्म करेंगे k आएगा। तो ये आ गया एक्स जी, और एक्स जी को अगर मैं मजीद लिखता हूं तो ये आ जाएगा y/x(z) इज इक्वल टू k। तो मैं लिखूंगा कि सिंस हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है कि जो x है वो 15 है, जो y है वो हमारे पास 18 है, और जो z है वो हमारे पास किसके बराबर आता है, वो 12 के इक्वल आता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है जी, हमें तमाम की तमाम वैल्यूज को यहाँ पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो 1 में मेरे पास y की जगह पे आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय यहाँ क्या आ गया 12 इज इक्वल टू क्या आ गया जी, इज इक्वल टू k आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद मैंने देखा ऊपर मेरे पास आ जाएगा 18, नीचे दोनों का 15 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ गया 180 इज इक्वल टू k। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है जी, अब मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ। 18 1 जार 18, 18 1 जार 18, 0, तो ये आ गया 1/10 इज इक्वल टू k। ठीक है, तो ये k की वैल्यू आ गई। जब k की ये वैल्यू आ गई तो ला के इसको क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ k की वैल्यू, ये वाली जो मेरे पास इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ। जब इसमें मैंने पुटिंग की तो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू k की जगह पे क्या आ जाएगा 1/10, और x और z एज इट इज साथ आ गया। अब सवाल ये था कि z की वैल्यू निकाल के दें जब हमारे पास x जो है वो 35 हो और y जो है वो क्या हो 6 हो। तो मैं इसी इक्वेशन से z निकालता हूँ। 10 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 10y। x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, उधर क्या रह गया z। अब दोनों की वैल्यूज गिवन है, y भी गिवन है और z भी गिवन है, तो मैं लिखूंगा एज हमारे पास जो y था वो किसके बराबर है, उसने कहा y 6 के बराबर होगा, और x किसके बराबर है, x उसने कहा 35 के बराबर होगा। तो दोनों वैल्यूज मैं पुट करता हूँ, ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 6 और डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू z। तो यहाँ मैंने इसकी कैंसिलेशन कर देनी है, सॉरी 36 नहीं है ये 35 है, तो ये आ गया जी मेरे पास 35, या मैं 35 लिख देता हूँ। चलें जी, यहाँ कैंसिलेशन करता हूँ, 5 2 ज़ा 10 और 5 7 ज़ा 35 और 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, तो ये आ गया 12/7 इज इक्वल टू z। तो z का जो आंसर आया वो हमारे पास क्या आ गया, वो आ गया जी 12/7। तो ये बी वाला जो ऑप्शन था ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं वो रॉन्ग ऑप्शन होंगे। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसे प्रॉब्लम जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स कहलाते हैं, वो प्रॉब्लम जो थे उनको सोल्व किया, और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके उस क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जाए और आपके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। आप मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।